वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के 5 मिनट फिजिक्स की सीरीज में हम सीखेंगे एक आईआईटी जेईई का आया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन, जेईई एडवांस का बेहतरीन क्वेश्चन जो 8 मार्क्स में आया हुआ था। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट रहेगा सेंटर ऑफ मास का रहेगा प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो दोनों का जो मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ था, इस क्वेश्चन की ब्यूटी को, इसकी खूबसूरती को देखेंगे और मेरे साथ में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बेटा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे आपको भी बेनिफिट हो और बच्चों को भी बेनिफिट हो। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन में मेरे से ये बोला गया, सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस बोल दी गई, ये वाली जेड एक्सिस बोल दी गई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर को ये वाई एक्सिस बोल दिया गया। चलो भाई, इसके बाद इस पे क्या किया, अगली बात ये सारे के सारे इसमें जो सरफेस है जितनी भी है वो सब स्मूथ है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फिर ये एक स्फीयर है जो कि फिक्स्ड है, ये स्फीयर फिक्स्ड है, ये स्फीयर मूव नहीं करेगा जिसका रेडियस r है। ठीक है भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया गया जिसकी साइड मेरे पास तीनों 2r है, ठीक है, और जिसकी जो स्पीड है ये मेरे पास v से ये मूव कर रहा है। तो इसमें डेटा क्या दिया गया मेरे को, जो ये वेज है जो कि ट्राइंगुलर सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वेज है जिसका मास स्मॉल m है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्राइंगुलर जो है वो मेरे पास जिसका हर साइड 2r है। अगला जो वेज की वेलोसिटी है वो माइनस वी आई कैप है। माइनस वी आई कैप का मीनिंग क्या, ये स्फीयर की तरफ मूव कर रहा है v माइनस आई कैप, क्योंकि x माइनस डायरेक्शन में है, यानी माइनस वी आई कैप ये इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। आगे बोला स्फीयर की तरफ मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, ये स्फीयर फिक्स्ड है हॉरिजॉन्टल टेबल पे। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली बोला ये गया, कंडीशन क्या दी गई कि पहली कंडीशन ये जो वेज है जब इससे स्ट्राइक करेगा, जब इससे टकराएगा, जब इससे कोलिजन करेगा तो कोलिजन होगा इलास्टिक। अगर कोलिजन इलास्टिक होगा और ये फिक्स्ड है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, फिर बोलता क्या है पहले वो समझ लें कि भाई कोलिजन इलास्टिक करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी बात, जब ये कोलिजन करेगा इससे तो फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम डेल्टा टी टाइम के लिए ये स्फीयर के कांटेक्ट में बना रहेगा। जब ये डेल्टा टी टाइम तक स्फीयर के कांटेक्ट में बना रहेगा तो स्फीयर क्या करेगा, इस पे कांस्टेंट फोर्स F लगाएगा। इस पे स्फीयर क्या करेगा, एक कांस्टेंट फोर्स F लगाएगा इस वेज के ऊपर। दूसरा, उस डेल्टा टी टाइम में ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस लगाएगी इसके ऊपर इन z डायरेक्शन में, वर्टिकली ऊपर डायरेक्शन में लगाएगी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इस वेज के ऊपर, कब, डेल्टा टी टाइम में। दूसरी बात H क्या है, तो जब ये डेल्टा टी टाइम में जब इससे कोलिजन करता रहा होगा और कांटेक्ट में बना होगा कोलिजन के दौरान इस स्फीयर के, तो उस दौरान सेंटर ऑफ मास ऑफ जो ये ट्राइंगुलर वेज है इसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F की। ठीक है, एच जो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F की इस ट्राइंगुलर वेज के सेंटर ऑफ मास से। टाउ एन क्या चीज है, तो टाउ एन बेसिकली क्या हमें कैलकुलेट करना है कि जो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अर्थ लगाएगी, या यूं कह दीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस जब इस वेज के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगी डेल्टा टी टाइम के दौरान ही, जब ये कोलिजन में बना रहेगा इसके साथ कोलिजन में, तो उस दौरान कांटेक्ट में जब बना होगा स्फीयर के साथ में, तो जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है उसका कितना टॉर्क आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वेज। ठीक है, ये सारा डेटा हमें कैलकुलेट करना है। 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था, सो माइट बी पॉसिबल थोड़ी सी इस वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो आप ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो स्टार्टिंग से इसमें बात करते हैं। सबसे पहले अगर कोलिजन इलास्टिक है तो मेरे पास ये रिटर्न कर जाएगा बैक, उसने बोला क्वेश्चन में कि रिटर्न बैक कर जाएगा विदाउट एनी रोटेशन। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी मेरे पास, जब रिटर्न बैक करेगा कोलिजन इलास्टिक है, ये फिक्स्ड है, तो कितनी हो जाएगी, ये वी आई कैप हो जाएगी मेरे पास, प्लस वी आई कैप हो जाएगी मेरे पास। चलो, तो हमने स्पीड डिसाइड कर ली। अगली बात, अब इसमें मैं एक चीज देखूं कि जब ये कोलिजन में आएगा, ये स्पीड से पहले इसका चेंज इन मोमेंटम और मैं कैलकुलेट कर लूं, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी कितना होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सो फाइनली मेरे पास क्या है, इसका अगर मास m है, इसकी स्पीड प्लस v है, सो एम वी आई कैप माइनस, और ये इस डायरेक्शन में तो माइनस एम वी, ये कितना माइनस एम वी। सो ये मेरे पास डेल्टा पी जो लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे बेटे, 2mv आ जाएगा। जो एक्स डायरेक्शन में चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा इस वेज के लिए वो कितना आ जाएगा, 2mv। अब एक चीज देखते हैं, जब कोलिजन के दौरान जब ये कोलिजन करेगा, आई थिंक सो आपने डायग्राम देखा, ठीक है, तो अब जरा इस डायग्राम में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका कोलिजन वाला डायग्राम मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूं। तो मान के चलो जब ये कोलिजन करेगा इससे, तो ध्यान से देखिएगा, जब ये इसके साथ कोलिजन में आ जाएगा, कांटेक्ट में डेल्टा टी टाइम तक इसके साथ बना रहेगा, तब क्या होगा, तो इस पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास जो है ये दोनों की कांटेक्ट पॉइंट है,
कांटेक्ट पॉइंट है, तो जो फोर्स ये लगाएगा अलोंग द नॉर्मल लाइन, ये मेरे पास अलोंग द नॉर्मल लाइन जो फोर्स लगाएगा ये मान के चलो एफ है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री है। इसमें एफ के कंपोनेंट अगर कर दूं तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक ये वाला कंपोनेंट कर दूं इसका, तो ये जो एफ एक्स कंपोनेंट होगा मेरे पास, एफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये मेरे पास नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स है, वो यू नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बेटे, ये हो जाएगी एफ कॉस 30। सिमिलरली इसमें जो एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन को वाई जेड माना हुआ है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ वर्टिकल जो होगा वो कितना होगा एफ साइन 30। ये मेरे पास कितना हो जाएगा एफ साइन 30। चलो भाई, तो अब मैं अगर एक चीज देखूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये डेल्टा टी टाइम के ड्यूरेशन में इसके साथ स्फीयर के साथ कांटेक्ट में बना होगा तब क्या होगा भाई, हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जानते हैं कि इंपल्स इक्वल्स टू इंपल्स गिवन बाय द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स कब निकालते हैं, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जब दो सरफेस कांटेक्ट में बनी रहती है ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये उसने बोला है क्वेश्चन में कि डेल्टा टी टाइम तक ये वेज जो है ट्रायंगुलर फेस का वेज है, ट्रायंगुलर सरफेस का जो वेज है जो इसके साथ कांटेक्ट में डेल्टा टी टाइम तक बना रहेगा। जब बना रहेगा तो इसका इंपल्स क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इंपल्स होगा विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो आई इक्वल्स टू हम जानते हैं कि जो इंपल्स होगा वो क्या होगा डेल्टा पी के इक्विवेलेंट होगा। किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में इंपल्स क्या होगा, तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन का फोर्स क्या है मेरे पास एफ कॉस 30 बेसिकली। सो एफ कॉस 30 इंटू डेल्टा टी आई इक्वल्स टू क्या होता है एफ डेल्टा टी इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना आया है मेरे पास, सो इट्स इज 2mv। अगर मैं इससे एफ की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो एफ की वैल्यू पूछी गई है, तो एफ कैलकुलेट कर लूंगा। तो क्या आ जाएगी एफ की वैल्यू मेरे बेटे, ये आ जाएगी 2mv अपॉन एंड दिस इज cos 30 और इंटू ये डेल्टा टी। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, इस वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटे √3/2। सो मैं इसकी वैल्यू जब लोड कर दूंगा यहाँ तो ये आ जाएगा मेरे पास √3 इंटू ये डेल्टा टी और बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4। सो इट्स द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एफ। जो मेरे को पहला क्वेश्चन इसमें कैलकुलेट करना था, एफ कैलकुलेट करना था, ये मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई। चलो इस एफ की वैल्यू को, चूंकि मैंने इसको एफ को कंपोनेंट में रिजोल्व किया हुआ है, सो वेक्टर फॉर्म में अगर इसकी वैल्यू देखूंगा तो कैसे नोट कर दूंगा, अगर एफ की वैल्यू में वेक्टर फॉर्म में देखूंगा मेरे बेटे तो कैसे नोट करूंगा, एफ इक्वल्स टू ये क्या है मेरे पास एफ कॉस 30 आई कैप, एफ कॉस 30 आई कैप। सो बेसिकली एफ कॉस 30 आई कैप, और ये मेरे पास अगर ये ऊपर के कैप है तो नीचे माइनस के कैप, तो माइनस एफ साइन 30 माइनस एफ साइन 30 और ये के कैप, माइनस लगा चुका हूं इसलिए मैं सिंपल यहाँ के कैप नोट कर रहा हूं। तो चलो इसकी एफ की वैल्यू इसमें जब पुट कर दी जाए तो मेरे पास एफ की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। सो जो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ये रब कर दूं बेटे, ये रब कर दूं, ये वाला डेटा रब कर दिया जाए, जो इसकी वैल्यू दी गई है बी आई कैप रेडियस आर, ये रब कर देता हूं मैं इधर, इसमें नोट करके आपको दिखा देता हूं। सो जो एफ की जो वेक्टर फॉर्मेट में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एफ कॉस 30 एफ में वो निकाल चुका हूं 4mv/√3 इंटू डेल्टा टी, सो इंटू कॉस 30। तो कॉस 30 करूंगा तो क्या आएगा √3/2, सो √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा, √3/2 से 2, तो 2mv अपॉन डेल्टा टी, 2mv अपॉन ये डेल्टा टी, ठीक है। एफ कॉस 30 की वैल्यू ये आ गई, और ये मेरे पास आई कैप माइनस एफ साइन 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू ये है साइन 30 1/2, सो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2mv अपॉन माइनस 2mv अपॉन एंड ये हो जाएगा √3 डेल्टा टी, और ये क्या है के कैप, माइनस इधर लगा चुके हैं इसलिए सिंपल के कैप लिख रहे हैं। सो इट्स द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द एफ का निकाल चुके हैं, डेल्टा टी टाइम तक कांटेक्ट में था। अब चलो निकालते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो अर्थ इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस लगाएगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा बेसिकली, तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो सेंटर मास कहां होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। मैं इसको अगर अलग से बना के आपको दिखाऊं, सो अलग से बना के अगर इसमें देखें, सो कांटेक्ट ड्यूरेशन के दौरान मेरे पास कौन कौन से फोर्स इसमें वर्क कर रहे होंगे मेरे बेटे। सो एक तो होगा इसका सेंटर ऑफ मास से इसका जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा, mg, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है ये। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में n लगेगा। दूसरी बात, अगर मैं इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में z डायरेक्शन में देख रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में पूछ रहा है मेरे से z डायरेक्शन में, सो अगर मैं n की अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में देखूं, इसको बैलेंस करूं, सो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, f sin 30। नीचे कौन सा लग रहा है मेरे बेटे, f sin 30।
सो अगर मैं इसकी n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा सो n का आंसर क्या आएगा फाइनली n इक्वल्स टू mg, क्योंकि ये सरफेस कांटेक्ट में बनी हुई है तो n इक्वल्स टू mg प्लस f sin 30। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी mg प्लस f sin 30। सो f sin 30 कितना है, f की वैल्यू क्या है मेरे पास 4mv बाय रूट 3 डेल्टा टी और sin 30 यानी 1/2 यानी 2mv बाय रूट 3 डेल्टा टी, 2mv बाय रूट 3 डेल्टा टी। ये आ गया मेरे पास n और किस डायरेक्शन में मेरे पास अगर बहुत ध्यान से देखूं तो n ऊपर की डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव k कैप में है। सो ये मैंने इसमें से n का भी आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे पास जो फाइनली जो आंसर कैलकुलेट करना है मेरे को वो टॉर्क ऑफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास ये कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t व्हेन दिस स्फीयर एंड दिस वेज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग कोलिजन इज इलास्टिक। आई होप सो आपने घर का सेगमेंट नोट किया होगा। चलो अब उस वाले को उसके टॉर्क को कैलकुलेट कर लिया जाए। अगर मैं इसके टॉर्क को कैलकुलेट करूं तो बहुत ध्यान से देखूंगा तो उसको समझिएगा कैसे टॉर्क आएगा। तो देखना इसमें इसको फिगर को थोड़ा एनलार्ज करके बनाया जाए। अगर इस फिगर को थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाए इसमें ये मेरे पास सरफेस में ये रखा हुआ है स्फीयर और इसके जो कांटेक्ट में है मेरे बेटे ये मेरे पास है इसका ये वेज, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है फोर्स किस तरह से लग रहा है, फोर्स F ये लग रहा है मेरे पास। जो फोर्स लग रहा है फोर्स कितना लग रहा है F। दूसरी बात अगर ये F फोर्स मेरे पास ये लग रहा है और सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसका ये है। अब इस फोर्स और इस सेंटर ऑफ मास के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बोली गई, ये बोली गई मेरे को h। और नॉर्मल जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किस तरह से लग रहा है मेरे पास n इस तरह से लग रहा है और इसका जो वेट है मेरे पास वेट लग रहा है mg। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो mg का तो बेसिक ऑब्वियस सी बात है टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन से जा रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो अप्लाइड बाय द स्फीयर ऑन द वेज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेज इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरे पास h क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का देखूंगा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को टाउ n पूछा गया तो टॉर्क ड्यू टू n। अब एक चीज देखूं जब ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगाएगा तो कैसा लगाएगा क्लॉकवाइज। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास will be equals to और ये जो F लगाएगा इसके अबाउट कैसा लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क will be equals to the torque due to the force F in anti clockwise direction and magnitude wise अगर मैं इसका टॉर्क निकालूं so it will be equals to torque due to F about center of mass of the wedge। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है तो F इंटू क्या हो जाएगा F इंटू H, ये मेरे पास वैल्यू F इंटू H आ जाएगी। अगर मैं इसमें देखूं तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं इसमें तो कितना हो जाएगा, F की वैल्यू मेरे पास क्या थी, F की वैल्यू क्या थी 4mv बाय रूट 3 डेल्टा t3, 4mv बाय रूट 3 इंटू डेल्टा t, ये वैल्यू थी मेरे पास F की और H से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो ये आ जाएगा मेरे पास क्या टॉर्क न्यूटन मीटर, ये आ गया मेरे पास टॉर्क। सो इट्स द रिक्वायर्ड आंसर। हमने इस क्वेश्चन में जितना डेटा दिया हुआ था जो जो हमसे पूछा गया था हमने सारी चीजें इसमें कैलकुलेट कर ली है। आई होप सो यू एंजॉयड द वीडियो। आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए और इसको लाइक से सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और भी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।